सुप्रभात। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी के अध्याय 2 जिसका नाम है दादी माँ। यह एक कहानी है जो शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखित है, को पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं सुनील तिवारी आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। दादी माँ। दादी माँ जो कहानी है, इसके कथाकार या लेखक सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये एक कहानी है। क्या है ये? कहानी है। और कहानीकार या कथाकार कौन है? इस कहानी के लेखक कौन है, कथाकार कौन है या कहानीकार कौन है? तो याद रखेंगे शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह इस कहानी के लेखक हैं, कथाकार हैं, कहानीकार हैं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। तो बीसों का मतलब यहाँ पर लगभग 20 वर्ष है। क्या है? 20 वर्ष या 20 प्रकार के 20 वर्ष तक मैंने क्या देख ली? गर्मी का मौसम देखा, बरसात का मौसम देखा, वसंत भी देखे, फिर भी मेरा मन क्या करता है? अनमना सा रहता है। तो अनमना का मतलब है, अनमना का क्या आप लिखोगे? बेचैन, अनमना सा। तो अनमना का मतलब उदास, बेचैन, बेचैन या खिन्न। मेरा मन बेचैन रहता है, उदास रहता है, खिन्न रहता है, अनमना सा रहता है। तो यहाँ पर देखेंगे अपन जो शा लिखा हुआ है, इधर देखो जरा सी में सी लिखा हुआ है, यह किसके द्योतक हैं? ये क्या बताते हैं? यह समानता को बताते हैं। किसको बताते हैं? समानता का भाव प्रकट करते हैं। समानता के भाव प्रकट करने के लिए। जरा सी का मतलब होता है थोड़ी सी। तो यहां देखो मैं शब्द बता रहा हूं बेटा, जरा। तो यहां पर विधि लगा देंगे तो जरा और जरा। तो यहां जरा का मतलब हो गया थोड़ा। अंतर स्पष्ट करेंगे बेटा कि जरा और जरा में क्या अंतर है। यह जो बिंदी है ये फारसी भाषा में आता है, इसको थोड़ा स्ट्रेस देकर के बोलते हैं जरा। और यह हो गया जरा यानी बूढ़ापा। जरा यानी बूढ़ापा। ये अंतर भी आप स्पष्ट करेंगे, आप अपनी नोटबुक में ये लिखेंगे, याद रखेंगे कि जो ये दो शब्द हैं इनमें क्या अंतर है। और सा से सी का क्यों प्रयोग किया जाता है? समानता के भाव प्रकट करने के लिए। तो मेरे शुभ चिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रश्न करने के लिए, खुश करने के लिए, खुश देखने के लिए, खुश करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूं अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है,
जाने दो, सोचने से होता ही क्या है, पर बरबस, बरबस का मतलब होता है अचानक, बरबस, बरबस का मतलब अचानक या अकस्मात। मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। अर्थात शरद ऋतु आते ही मुझे किसी की याद आने लग जाती है, जो एकदम मुझे साफ दिखती है, मुझे शीतलता प्रदान करती है। वह मेरी आंखों के सामने धुंधली धुंधली जो छाया है वह नाचने लगती है। मुझे लगता है जैसे कवार के दिन आ गए हैं। तो कवार क्या होता है बेटा? क्वार का महीना, क्वार। तो क्वार होता है बरसात के बाद का मौसम, जिसे अपन आश्विन कहते हैं। क्वार का मतलब हो गया आश्विन, जिसे अपन अपनी भाषा में मारवाड़ी में आसोज कहते हैं, और हिंदी की शुद्ध भाषा में क्वार को क्या कहते हैं? आश्विन। यह भाद्रपद और कार्तिक के बीच में आता है। भाद्रपद यानी भादवे के महीने के बाद, और कार्तिक महीने से पहले। तो यह किस प्रकार का मौसम हो गया? बरसात के बाद का मौसम। बरसात के बाद का मौसम क्या कहलाता है? क्वार कहलाता है। बरसात के बाद का मौसम कब आता है? आश्विन में। क्या कहते हैं इसे? क्वार कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? क्वार। तो ये बरसात के बाद का मौसम भाद्रपद के बाद और कार्तिक से पहले आता है। तो दिन आ गए हैं, मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरें ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए वे मोथा और साई की अधगली घासें। तो ये जो शब्द आया आपके पास, मोथा, साई, ये क्या है? एक प्रकार की घास है। सिवान क्या होता है? सिवान गांव की सीमावर्ती भूमि को सिवान कहते हैं। क्या कहते हैं? सिवान। सिवान का मीन्स क्या होता है? सिवान का मीन्स क्या होता है? सिवान का मीन्स होता है गांव के पास की भूमि। सीमावर्ती भूमि को हम क्या कहेंगे? सिवान कहेंगे। सिवान गांव की सीमावर्ती, गांव की सीमावर्ती भूमि को क्या कहेंगे? सिवान कहेंगे। मोथा और साई एक प्रकार की क्या है? ये घास है, एक प्रकार की घास का नाम है जो पानी में बह करके आ गई। गेहूं और बनप्याज की जड़ें, यह भी एक प्रकार की घास है। तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ जाते हैं। तो ये जो यहाँ तक का जो अपना पैराग्राफ था, यहाँ तक की जो कहानी थी, यस आपने हार्ड वर्ड लिख लिए। एक तो बताना आपको, अनमना, उदास, खिन, बेचैन, जरा जरा, थोड़ा बुढ़ापा, बरबस यानी अचानक, कवार यानी आश्विन का महीना जो बरसात के बाद का मौसम होता है, यह भाद्रपद के बाद और कार्तिक से पहले आता है। तो कवार शब्द से आप याद रखेंगे कर, कैसे? कार्तिक कैसे कवार, यानी कार्तिक के पहले वाला महीना, क्वार का, आश्विन का महीना।
और मोथा, साई, घेऊर, बनप्याज ये एक प्रकार की घास है। सिवान का मतलब गांव के पास की भूमि, तो जहां से ये बह करके आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे की कहानी में देखें क्या होता है। सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं, एक प्रकार की बदबू छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। जलाशय का मतलब क्या होता है? तालाब। जलाशय का मीन्स तालाब, सरोवर, पोखर, पुष्कर, ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, चिंता नहीं। तो यानी आषाढ़ के महीने में कौन से फल मिलते हैं? आम और जामुन। आम और जामुन का मौसम या ऋतु या महीना आषाढ़। अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले, तो अगहन, अगहन किसे कहते हैं? अगहन है आपके मार्गशीर्ष। जो अगहन की ऋतु, अगहन का जो महीना है, ये अपन कहते हैं किसको? मार्ग शीर्ष। मार्ग शीर्ष यानी मिंगसर। क्या है? मार्ग शीर्ष या मिंगसर। मार्ग शीर्ष या मिंगसर तो क्या कहते हैं? अगहन कहते हैं। क्या कहते हैं? अगहन, मार्गशीर्ष। और ये मार्गशीर्ष कब आती है? कार्तिक के बाद और पौष के पहले। ये अंग्रेजी महीने में लगभग नवंबर या दिसंबर के अंग्रेजी महीने में अगहन का जो है ऋतु होती है, का महीना होता है। चिवड़ा, चिवड़ा का मतलब है पोहा। चिवड़ा को हम क्या कहते हैं? पोहा। क्या कहते हैं? हमारी भाषा में इसको हम क्या कहते हैं? पोहा या चिड़वा कहते हैं। क्या कहते हैं? चिड़वा या पोहा कहते हैं। गुड़ न मिले, तो अगहन मतलब मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष में क्या चीजें मिलती है अपने को? पोहा और गुड़। दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़। चैत्र के महीने में क्या मिलता है? लाई के साथ गुड़ की पट्टी। न मिले, अफसोस नहीं। अफसोस यानी खेद। अफसोस नहीं है, खेद नहीं है। पर क्वार के दिनों में, तो क्वार को मैंने ऊपर आपको बताया, क्वार का महीना कौन सा होता है? क्वार बरसात के बाद का मौसम, जिसे हम आश्विन कहते हैं। क्या कहते हैं? आश्विन का महीना कहते हैं, आसोज का महीना कहते हैं। और ये भाद्रपद के बाद और कार्तिक के पहले आता है। तो गंध पूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। तो यहाँ पर बालमन की बात बताई गई है कि बचपन में जब बरसात का मौसम होता है, बरसात के मौसम के बाद जब चारों ओर पानी फैला रहता है और उस पानी में जब तक हम कूदे नहीं, तब तक मन को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं भीतर हुड़क रहा था, 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है।
थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण सा दर्द हो, खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू हो। तो ज्वर, ज्वर का मतलब होता है बुखार। तो जब बरसात के दिनों में, बरसात के मौसम में बरसात के पानी में नहाते हैं, फिर उसके पड़े हुए पानी में अटखेलियां करते हैं, तो क्या होते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं, ज्वर से पीड़ित हो जाते हैं, हमारे हल्का हल्का बुखार आने लगता है। तो कहानीकार कहता है जब तक हल्का हल्का बुखार नहीं आए तो मजा ही नहीं आता। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी, ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। यानी बहुत तेज बुखार चढ़ा, सर्दी लगने लगी, ठिठुरन बढ़ गई, और रजाई के ऊपर रजाई, 2-3 रजाइयां डाली, तब कहीं मेरी जो ठिठुरन है वो दूर हुई। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था, दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी, उसी झाग वाले जल में। कौन से? बरसात वाले पानी। पतले दुबले स्नेह सने, शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती, सन से सफेद बालों के सिरों पर सत्य टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई, यानी जिसे अपन भभूत कहते हैं। भगवान के मंदिर में जाकर के वह दादी माँ नहा धोकर के मंदिर गई, और मंदिर जाकर के क्या लेके आ गई? शक्ति, अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे का मतलब हो गया भगवान। किसी भगवान के मंदिर में चबूतरे में गई और मेरे लिए क्या लेके आ गई? भभूत लेके आ गई, और वह भभूत मुंह में डाली, माथे पर लगाई, पेट पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी चलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती दुलारती, सर पर दालचीनी का लेप करती, और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान लगाती। बार बार, 20 बार का मतलब है कि अनगिनत बार, अनेक बार वह मुझे बार बार हाथ लगा करके छूती कि बुखार उतरा या नहीं उतरा, अनुमान लगाती कि कितना बुखार रह गया है। तो यह दादी माँ की चिंता थी, यह फिक्र थी कि बार बार कभी दालचीनी का लेप लगाती, कभी भभूत लगाती, कभी पंखा चालती, कभी सहलाती, और फिर हाथ लगा लगा बार बार देखती कि बुखार गया या नहीं गया, हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ करके गांव घर वालों को परेशान कर देती। तो यह दादी माँ की क्या प्रकट करती है? चिंता। ठीक है, अपने पोते के प्रति जो चिंता के भाव है वो प्रकट कर रही है। और एक गांव विशेष का परिदृश्य कि वहां पर गांव में कोई बुखार से पीड़ित होता है तो क्या क्या उपचार किया जाता है। क्या किया जाता है? हांडी में पानी लाया जाता है, पीपल की छाल लाई जाती है, फिर उसका छौंका लगाया जाता है, और मूंग की खिचड़ी, मूंग के दाल की खिचड़ी खिलाई जाती है। और एक विशेष बात का ध्यान रखा जाता है कि कोई बीमार रहता है तो घर में सीधे बाहर से आकर उस बीमार व्यक्ति से कोई मिलता नहीं है, क्योंकि ऐसा अनुमान है कि बाहर से आकर के कोई सीधा व्यक्ति बीमार व्यक्ति से मिलता है तो उसकी बीमारी जाती नहीं है, लंबे समय तक रहती है। तो इस प्रकार से वह लाखों प्रश्न पूछ करके घर वालों को क्या कर देती है? परेशान करती है। तो ये परेशान करना क्या बताता है? दादी माँ की चिंता को व्यक्त करता है। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे।
गांव में कोई बीमार होता, उसके पास पहुंचती, वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान और विश्वास के साथ सुनाती। तो ये बीमारियां हैं, मलेरिया, सरसाम, निमोनिया, कि उसको कोई छाया वगैरह पे तो नहीं है, भूत प्रेत की कोई छाया तो नहीं है, ये सब अनुमान लगा करके बता देती। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग यानी लौंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती, यानी उनके कपड़े बदलना, चादर को चेंज करना, यह सब समय समय पर होना चाहिए। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेष महाराज अपने मन से पका करके खिचड़ी या सागू डॉक्टर साहब आकर के नाड़ी देख जाते हैं, और कुनेन मिक्सर की शीशी को पिताई के डर से बुखार भाग जाता है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता, जो पहले गांव में होता था। गांव में मन करता था कि बुखार आ जाए, फिर दादी माँ खूब सेवा चाकरी करे, घर वाले लोगों को डांटे फटकारे, तब अच्छा लगता था। लेकिन जो आज बुखार आता है, बिल्कुल ही मन नहीं करता कि इस प्रकार का बुखार आए, क्योंकि वो दादी माँ जैसी यहाँ पर कोई चिंता और फिक्र करने वाला नहीं है। ये देखो दादी माँ की तस्वीर किस प्रकार से आदेश देती है, किस प्रकार से डांटती फटकारती है। किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला ही नहीं है। जानने को यूं सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। तो अनुपस्थिति का मतलब न आना, और विलंब का मतलब होता है देर, विलंब होना, देर होना, देरी होना, देरी का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा, बाहर निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। बाहर निकसार में दादी माँ क्या कर रही थी, किसी पर बिगड़ रही थी। निकसार का मतलब क्या होता है, निकास, यानी बाहर का जो क्षेत्र है वो निकसार कहलाता है, निकास जिसे कहते हैं, निकास या प्रवेश द्वार। दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी, यानी दादी माँ बुरा भला कह रही थी। देखो देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है, यानी पड़ोस वाली चाची खड़ी है। दुबकी का मतलब डरी हुई, सहमी हुई। शो न होगा धनो, ये दादी माँ की आवाज देखो, दादी माँ से क्या कह रही है, सो न होगा धनो, रुपए मैं सूद के आज दे दे। सूद, मैं का मतलब होता है ब्याज सहित, मैं का मतलब सहित, और सूद का मतलब ब्याज। सूद का मीन्स ब्याज, कि मेरे रुपए ब्याज सहित लौटा दे। तेरी आंखों में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी। किसी ने एक पाई भी न दी, मतलब किसी ने मदद नहीं की, एक पैसा एक रुपया भी तुझे नहीं दिया। यहाँ पाई का मतलब होता है एक प्रकार की मुद्रा, पैसा। तुझे किसी ने एक पैसा भी नहीं दिया, एक रुपया भी नहीं दिया, और तू आकर के मेरे सामने कितनी गिड़गिड़ाई, पैरों पर पड़ी, पैरों पर नाक रगड़ती रही।
का मतलब है गिड़गिड़ाती रही, निवेदन करती रही। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी, यानी एक फसल तो कट चुकी है और उस फसल में तूने मेरे पैसे नहीं लुटाए, तो क्या अब तेरे लिए दूसरी फसल कटेगी। खातिर का मतलब क्या है, के लिए। क्या तेरे लिए दूसरी फसल आएगी। यहां पर शब्द आया था आपके दुबकी, दुबकी का मतलब क्या हो गया, सहमी हुई, डरी, सहमी या डरी हुई। तो प्यारे बच्चों, यह दादी माँ की जो कहानी, लेखक दादी माँ के व्यक्तित्व को बता रहा है, बचपन की बातें बता रहा है कि दादी माँ का कैसा रूप था। तो रामी चाची ने क्या कहा, दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगे तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। यानी उसके विवाह आदि का कार्य संपन्न कैसे होगा। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। दादी माँ ने कहा कि मैं नहाई हुई हूँ और तू बिन नहाई हुई है, इसलिए मेरे से दूर हट जा। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, चला है समझाने। अपने पोते को दादी माँ ने कहा कि मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतों, फलों, दूध, नावों का आशीर्वाद दे रही थी। पूतों का मतलब क्या होता है, पुत्र, यानी आंगन में पुत्र बड़े हो, पुत्र से आंगन भरा हुआ हो। दूधो नाव का मतलब किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हो। तो ये लोकोक्ति है। पूतो फलो दूधो ना हो, तुम्हारे पूत बड़े होकर के नाम रोशन करें और दूधो ना हो का मतलब किसी प्रकार की कमी नहीं रहे। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची, तो उसने विवहल होकर कहा, पुरीन हो गई बेटा। पुरीन का मतलब है ऋण से मुक्त हो गई हूँ। तो उऋण को प्राय ऐसे लिखा जाता है बेटा, उऋण। उऋण का मतलब है ऋण चुकता दिया, ऋण चुका दिया, उऋण हो गई। भगवान भला करे हमारी मालकिन का, कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा देवता। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। मैं इस दादी के व्यवहार पर हंस रहा था। मुझे हंसी आ रही थी कि किस प्रकार से दादी अपने भाव बदलती है। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती है। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। अभिनय का मतलब है विभिन्न प्रकार के नाच गान है, नाटक है आदि किए जाते हैं। पूरी रात भर क्या होती है, गीत का आयोजन होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। तो यहाँ अभिनय, अभिनय का मतलब क्या हो गया, नाटक, एक प्रकार का
नाटक आयोजन होता है और उस नाटक में क्या होता है, विवाह से लेकर पुत्र उत्पत्ति तक के सारे दृश्य बताए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती है। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा भाई यानी मामा का बेटा राघव दालान में सो रहा था, वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की थी कि जब इस प्रकार से बारात प्रस्थान कर जाए, उसके बाद की रात को जो अभिन्न होता है उसमें पुरुषों का रहना वर्जित रहता है। इसीलिए औरतों ने मेरे भाई राघव के ठहरने पर आपत्ति दर्ज की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। तो यहाँ ब्रह्मा शब्द देखो कैसे लिखा जाएगा शुद्ध हिंदी में, ब्रह्मा का मन एक सा होता है। तो यहां तक आपको कहानी समझ में आई। आगे की कहानी हम इस पाठ के भाग 2 में पढ़ेंगे। आपको इस पाठ से संबंधित पाठांतर्गत जो है शब्दार्थ करने हैं।